फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है अवैस ने। ये वाक़या मेरे वालिद साहब के साथ उस वक़्त पेश आया था जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। आइए ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम इखलाक अहमद है। पेशे के हवाले से हम सुनार यानी ज्वेलर्स हैं। ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। उन दिनों मैं और मेरा दोस्त आसिम, जो कि अब सऊदीया में होता है, बाज़ार में काम ख़त्म करके हर हफ्ते आखिरी शो में फ़िल्म देखने जाया करते थे। रात को वापसी में मैं बाइक पर आसिम को घर छोड़ते हुए अपने घर जाया करता था। उन दिनों मेरा घर वाटर पंप की पिछली जानिब ब्लॉक 16 में था। एक दिन मैं इसी तरह आसिम को घर छोड़ते हुए अपने घर जा रहा था। कोई 12:30 पौना 1 का वक़्त होगा कि करीमाबाद पुल से नीचे उतरते हुए आगे जो बंगले बने हुए थे, वहाँ चादर में लिपटी हुई एक औरत ने मुझे लिफ्ट के लिए हाथ दिया। उन दिनों वहाँ बहुत सी वीरानी होती थी। एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर कि अकेली औरत है, रात के इस पहर न जाने क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने उस औरत के करीब बाइक रोकी और उनसे पूछा कहाँ जाना है। उस औरत ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, बस हाथ के इशारे से आगे जाने का इशारा कर दिया। मैंने सोचा कि आगे आयशा मंजिल का एरिया है, शायद खातून को वहाँ जाना हो। जब आयशा मंजिल आई तो मैंने बाइक रोक ली और पूछा अब कहाँ। उन्होंने फिर आगे जाने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद वाटर पंप के इलाके में रहती होंगी, सो मैंने फिर बाइक आगे बढ़ा दी। ज़रा देर बाद वाटर पंप भी पहुंच गए, लेकिन अब मेरे लिए हैरत के साथ साथ कुछ गुस्से की बात यह भी हुई कि खातून ने बाइक से उतरने की बजाय मुझे फिर आगे बढ़ने का इशारा किया। वाटर पंप के इलाके से आगे सहराब गोट का इलाका आता है, जहां इन दिनों बिल्कुल वीरानी होती थी। मेरा जी तो चाह रहा था कि मजीद आगे जाने से इनकार कर दूं, लेकिन न जाने क्यों मैंने ऐसा नहीं किया और बाइक आगे बढ़ा दी। सहराब गोट पहुंचकर मैंने पूछा अब कहाँ। लेफ्ट साइड। इस बार भी हाथ से इशारा किया। मैंने अपनी बाइक लेफ्ट साइड पे मोड़ ली। आगे चलकर 2 रोड आए, फिर पूछा कहाँ। इशारा मिला राइट। इस वक्त मेरे जहन में सिवाय इसके कुछ नहीं था कि किसी सूरत इस अजाब से जान छुड़ाऊं। सो जब दिल ही दिल में उस औरत को कोस रहा था तो साथ ही राइट टर्न लिया तो दूर दूर तक आगे दाएं बाएं मैदान ही मैदान। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, बहुत धीमे लहजे में उस औरत ने कहा बस यहीं उतार दे। और फिर उस औरत ने बाइक से उतरते ही नाक की सीध में चलना शुरू कर दिया और मैं वापस अपने घर के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उस औरत के हवाले से मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात और सवालात बेदार हो रहे थे, लेकिन मैं उन्हें अपने जहन से झटक रहा था। इस बात का जिक्र मैंने अपने दोस्त आसिम समेत किसी से भी नहीं किया था। दिन पलक झपकते ही गुजर गए। हमारा फिल्म देखने वाला दिन हफ्ता आ गया। मैं और आसिम फिल्म देखने के लिए फिर से चले गए। फिल्म देखने के बाद मामूल के मुताबिक आसिम को घर छोड़कर मैं गुनगुनाता हुआ वापस अपने घर जा रहा था कि ठीक उसी जगह
वही औरत मुझे हाथ का इशारा करते हुए नजर आई। मैंने बाइक रोकी, उस औरत को बिठाया और मंजिल पे पहुंचा दिया। दूसरे दिन मैंने जब बातों ही बातों में आसिम से इस औरत का जिक्र किया तो वो हंसने लगा और बोला, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने उसे 2 बार लिफ्ट कराई और रास्ते में कोई बात ही नहीं की। लेकिन अब अगली बार उस औरत का नाम भी पूछना और उन्हें घर तक छोड़ के आना, ये क्या कि मैदान में छोड़ आते हो। मैंने आसिम के सामने तो सारी बात मजाक में टाल दी थी, लेकिन दिल में मैंने सोच लिया था कि अब की बार अगर वो औरत मिली तो हाल अहवाल ज़रूर पूछूंगा। अगले हफ्ते तकरीबन उसी वक्त उसी जगह एक बार फिर वो औरत मुझसे लिफ्ट लेने के लिए मौजूद थी। मैंने बाइक उसी जगह रोक दी और वो औरत खामोशी से मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं उस औरत से हाल अहवाल ना पूछ सका। यूँ लगता था जैसे अल्फाज मेरे हलक में ही आकर रुक जाते हैं। अलबत्ता मैं सारे रास्ते ये ज़रूर सोचता रहा था कि यह खातून कौन है और आखिर ये हफ्ते की रात को ही यहाँ क्या करने आती है और लिफ्ट के लिए मेरा ही इंतज़ार क्यों करती है। इतने में उन खातून की मंजिल आ गई। वो एक घोर अंधेरा वीरानी, बंदा ना बंदे की ज़ात। आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक ना कोई घर ना कोई रास्ता, बस जहां तक नजर जाती थी मैदान ही मैदान। उस औरत ने बाइक से उतरने के बाद अचानक ही मेरा सीधा हाथ पकड़ के मुझे अपनी जानिब खींचना चाहा, लेकिन फिर एक झटके से मेरा हाथ यूं छोड़ दिया जैसे उन्हें करंट लगा हो। मुझ पर भी अचानक एक दहशत सी तारी हुई थी और मैं उसी वहशत और दहशत के आलम में बाइक वापसी के लिए मोड़ने लगा। बस इन चंद लम्हों में क्या देखता हूँ कि मैं वहां तन्हा खड़ा था। वो औरत गायब हो चुकी थी। दूर दूर तक उस वीरान मैदान में मेरे अलावा कोई ना था। खुदा जाने इस खातून को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मुझे बाइक मोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड लगे होंगे। इतनी देर में कोई इंसान तो गायब नहीं हो सकता। मेरे तो मानो सारे जिस्म से जान ही निकल गई थी और फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह घर पहुंचा। मैं कई दिनों तक बुखार में बिस्तर पे पड़ा रहा। सब मुझसे पूछ पूछ कर थक गए कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मैं किसी को क्या बताता कि 3 दफ़ा जिस औरत को मैंने ड्रॉप किया वो कौन थी। ये मिस्ट्री मुझसे आज तक हल नहीं हो पाई। आया वो क्या कोई बदरू थी या कोई चुड़ैल। और फिर जो इसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था, अगर उस वक्त मेरे बाजू पर अम्मा का दिया हुआ तावीज़ ना बंधा होता तो फिर मेरा क्या हशर होता। ये सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और मिलते हैं अगली स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।